नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का यह वीकली फीचर है जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं। यह प्रोग्राम पूर्णतः राजनीति को समर्पित है, जिसमें हम देश की, प्रदेशों की राजनीति को डिस्कस करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री और राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ होते हैं। और हम हर सप्ताह गुरुवार को चंद्रराज जी से राजनीति के मुतालिक, राजनीति के संबंध में बातचीत करते हैं। और चूंकि ये जो सप्ताह चल रहा है, ये सप्ताह राजनीति में वाकई चाल और भूचाल का है। एक तरफ जहां दिल्ली में गहमागहमी चल रही है, वहीं राज्यसभा चुनावों में प्रदेशों में भी गहमागहमी देखने को मिली और खास तौर पर राजस्थान में बहुत जबरदस्त गहमागहमी का माहौल रहा। इन सभी मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं। और आपसे आग्रह है कि राजनीति को समर्पित हमारा एक कार्यक्रम आप जरूर देखा कीजिए, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी सूचनाएं भी आपको मिलती हैं जो कि बिटवीन द लाइंस कई बार सियासत का रुख बदलती हुई दिखेंगी आपको। और साथ ही कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी मिलती हैं। और राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक दल क्या क्या काम करते हैं, हमारे जो नेता हैं जिनको हम बहुत मर्यादित नेता मानते हैं, जिनके बारे में हम एक तरह से पूजनीयता का भाव भी रखते हैं, उनकी असलियतें क्या हैं, वो क्या क्या खेल करते हैं पर्दे के पीछे, इस तरह की बातें भी हम आज के इस प्रोग्राम में, सियासी चाल भूचाल के इस प्रोग्राम में किया करते हैं। और हमारा आपसे यह भी आग्रह है कि राजनीति आपको जरूर प्रभावित करती है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। चाहे कोई कहे कि हमें राजनीति से क्या मतलब है, लेकिन राजनीति को आपसे मतलब है। इसलिए इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, जागरूकता के बहाने ही सही, जरूर देखा कीजिए। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं और चंद्रराज सिंह जी का हम स्वागत करते हैं, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सिंह जी साहब, स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं और आपसे एक जानकारी हम लेना चाहेंगे कि इस वक्त जो देश की राजधानी दिल्ली में माहौल बना हुआ है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी की ईडी के समक्ष जो पूछताछ चल रही है, उसको लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर रखा है। कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त रोष है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहीं हैं और भारी विरोध इस वक्त चल रहा है, इस पूरी गतिविधि को आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली के अंदर जो भीड़ भड़कम हो रहा है, ये कितना गलत, नाजायज, अनवांटेड, अनडिजायर्ड है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अपराध की छानबीन होनी नहीं चाहिए। और ये शुरू में प्याले में तूफान आता है, फिर तूफान ढक जाता है। जब आसाराम बापू गिरफ्तार हुए थे तो इतनी भीड़ का माहौल था, धीरे धीरे खा गई, भीड़ गायब हो गई। कानून काम कर रहा है, कानून काम करेगा। ईडी अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम करेगी। अब चाहे वह 1 लाख कांग्रेसी लाओ, चाहे 10 लाख कांग्रेसी ले आओ, कांग्रेस की भीड़ भड़कम से कानून अपनी मर्यादा, अपनी सीमा, अपनी ताकत, अपने कानून को, अपने कानून में होने वाली घटनाओं को न तो रोक सकती है और न रोकना चाहिए। किस बात का ये प्रदर्शन हो रहा है, किस बात की बकवास हो रही है, क्यों परेशान हो? बोले यार, तो एक राहुल गांधी को ही था, सोनिया जी तो अभी अस्पताल में, उनका वो नंबर आ ही नहीं। तो क्या राहुल जाता, 10 आदमियों को लेके जाता, 5 वकीलों को लेके जाता, मित्रों को लेके जाता, हंसते मुस्कुराते जाता, ईडी में पहुंच जाता, प्रश्नों का जवाब देता, अपने उत्तर देता, अपनी निर्दोषिता साबित करता। वो तो किया नहीं, फुर्सत मचा लिया। अशोक जी भी चले गए और वो बाघेल भी आ गया और सारी कांग्रेस आ गई। आप कहना क्या चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि भीड़ भाड़ और मशक्कत के कारण कानून अपना काम छोड़ दे? क्या 1000, 2000, लाख, 10 लाख की भीड़ के कारण ईडी अपना कर्तव्य पालन छोड़ दे? क्या ईडी को अधिकार नहीं है पूछताछ करने का? तो बदल दो संविधान। ये ईडी तो कांग्रेस की ही देन है, भूल गए क्या आप? इसलिए मैं कहता हूँ ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। कांग्रेस को इसको बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए था, मुस्कुराते हुए जवाब देना चाहिए था। अगर आप निर्दोष हैं तो साबित हो जाएंगे। अभी कोई सजा तो दी नहीं है।
आपको मालूम है कानून का एक बहुत बड़ा पहलू है, जब कोई आदमी या पुलिस वाला जांच करता है तो रनिंग जांच के अंदर कोई भी आदमी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। अरे न्यायालय को भी रनिंग इंक्वायरी के बीच हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। 3 दिन जांच हो गई, 4था दिन कल आ जाएगा, फिर ये जांच होगी, अब आप चिल्लाते रहो, बीड़ी कट्टी करते रहो, भारत माता की जय बोलो, तिरंगे की जय बोलो, महात्मा गांधी की जय बोलो। अरे आप तो कानून की जय क्यों नहीं बोलते हो? संविधान की जय बोलो, कानून की जय बोलो, न्याय की जय बोलो, न्याय प्रणाली की जय बोलो। वो तो आपसे होता नहीं है और केवल अपने नेताओं की जय बोलते हो। आप क्या कहना चाहते हो? क्या यह पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन उचित है? क्या औचित्य है इस प्रदर्शन का? अगर आपका आदमी निर्दोष है, राहुल गांधी निर्दोष है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे सजा नहीं दे सकती, और सजा देती है तो उसका प्रोविजन है, उसकी भी अपील होती है, उसका भी ऊपर अपीलट कोर्ट है, आने दीजिए ना सामने मैदान में। मगर जांच को रोकना बहुत गलत है। जांच के बाद के परिणाम को चुनौती देने का राइट है, बड़े से बड़े वकील लेकर के कांग्रेस आ सकती है, मगर कांग्रेस जांच को रोकने के लिए हुड़दंग का सहारा, भीड़ का सहारा, नारे का सहारा, चिल्लाने का सहारा, बकवास का सहारा, आरोपों का सहारा और अत्यधिक बदतमीजी के साथ पुलिस और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का नारा, ये उचित नहीं है। सचिन पायलट जैसा आदमी जब नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहता है, क्या कहना चाहता है सचिन? ये नरेंद्र मोदी ने तानाशाही तरीके से ईडी को आदेश दे दिया कि जांच करो, तो ईडी नहीं आई। 8 वर्ष से प्रधानमंत्री, इन्होंने कभी किसी से कहा जांच करो? जब ईडी को कानून मिल गए, पुख्ता कानून मिल गए, पूरे सबूत मिल गए, गवाहियां मिल गई, कागजात मिल गए, तब जाकर के ईडी ने जांच की है। मैं जांच को चाहता हूं निर्दोष जांच बन के साबित हो। जांच को हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, न किसी को करना चाहिए। जांच अपना दायरा, अपनी सीमा और अपने ताकत और अधिकार का प्रयोग करके चलती रहेगी। 2-4 दिन बाद फैसला आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अभी तो सिर्फ ये जांच का मसला है, अभी कोई ना तो गिरफ्तारी है और ना ही कोई चार्जशीट फ्रेम की गई है, अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं। और ये प्रोसेस है जो कि आपकी सरकारें, जैसा आपने अच्छा इशारा दिया है कि कांग्रेस नीति जो सरकारें थी उन्होंने नियम कायदे बनाए हैं। ईडी का जो स्पेशल एक्ट है, ईडी की जो कार्रवाई है, ये आपके जमाने में शुरू हुई। देश का संविधान आपकी पार्टी ने तैयार किया है, संविधान के मुताबिक सारी कार्रवाई चल रही है। और ये जो मसला है जिसमें कि राहुल गांधी को सम्मन दिया गया है बाकायदा, ऐसा नहीं कि कोई टांगाटोली करके कोई पुलिस उठा ले गई हो। ये 2014 का दर्ज कराया हुआ कोर्ट का मामला है, जिसमें कोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर इनकम टैक्स ने जांच की और इनकम टैक्स के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच शुरू की है। और उसमें जिन जिन लोगों के नाम हैं उनसे पूछताछ हुई है। इसमें पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे पूछताछ हो चुकी है। उस वक्त कोई नहीं गया कांग्रेस का कार्यकर्ता। अब ये जो नई परंपरा है जो आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट की है कि ये मॉब की जो मेंटेलिटी है, ये देश की परंपरा के लिए किस तरह का एक इतिहास बनाएगी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस का ये प्रदर्शन खींच का प्रकटीकरण है। खींच गए कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के सारे लोग हमारे नेता को कैसे पूछ लिया? क्यों? तुम्हारा नेता खुदा है क्या? जरूरत पड़ती है तो मोदी से भी पूछा जा सकता है, जरूरत पर तो अमित शाह से भी पूछा गया था, भूल गया क्या वो टाइम? इसलिए एक प्रकार की हट करना, तेरा नेता तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होगा, पर देश का तो नागरिक है, साधारण नागरिक है, और नागरिक कानून से ऊपर नहीं है। नागरिक कानून की सीमा में सरकार को जांच का अधिकार है, ईडी के संविधान में अधिकार है, ईडी किसी को भी पूछताछ कर सकती है, ईडी वारंट करके गिरफ्तार भी कर सकती है। अभी तो इब्तदा इसके होता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं आपसे इतना स्पष्ट कह देना चाहता हूं, इस जांच को निर्दोष होना, पवित्र होना, निष्पक्ष होना, यह ईडी का कर्तव्य है। यह मांग करो कांग्रेस की, न्यायपूर्वक न्याय होनी चाहिए, ईडी का स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए, ईडी को इंसाफ करना चाहिए, ईडी को ईमानदारी से जांच करनी चाहिए, सारे सबूतों को देखना चाहिए, उत्तर देता राहुल गांधी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जितना आरोप का अधिकार है उतना ही आरोप को उत्तर देने का अधिकार है। ये मांग करो, समझ में आती है। और आप देखिए क्यों मांग की, क्यों नहीं करेंगे साहब? जब 80 करोड़ रुपए का मामला है तो आपकी मांग क्यों नहीं होगी?
बड़ों बड़ों पर मांग हुई है। जब कांग्रेस में राज थी तो क्या अमित शाह पर मांग नहीं की गई थी? क्या मोदी के खिलाफ मामला नहीं बढ़ा था? आपको सोचिए, आप वन साइड क्यों करते हो? आप पर करे वो तो बहुत बुरा, और गैरों पर करे वो बहुत अच्छा। ये नहीं चलेगा सिद्धांत। मैं आज कहता हूं समस्त कांग्रेस जनों से, बढ़िया से बढ़िया वकील करो, अपने सबूत इकट्ठे करो, न्यायालय में जाइए, फैसला ले दीजिए, कानून का सहारा लीजिए, कानून से टकराव कीजिए। ईडी के भी अपनी सीमाएं हैं, ईडी की धाराओं की भी सीमा है। ईडी भी अपनी औकात से बाहर काम नहीं कर सकती। इस बात का संतोष आपको होना चाहिए। जबरदस्ती कह दिया कि ना ईडी जांच कर रही है, प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम कर दी, हजारों लोग पहुंच गए, बैरिकेड तोड़ने का प्रयास हो गया, किसी का हाथ टूटा, किसी की पसली टूटी, किसी का कबर टूटा। कोई सब बात से क्या होना जाए? इन्हें जस्टिस भाई है कोई जवाब देने की ताकत? मुझे बताए कांग्रेस के नेता, क्या गलत किया ईडी ने? क्या ईडी को जांच बंद कर देनी चाहिए बिना सबूत के, बिना इंक्वायरी के, बिना प्रशिक्षण के? बोलिए ना, है हिम्मत तो कहे सारे कांग्रेसी मिलके। इन्हें ईडी को अधिकार नहीं है, ईडी आप बंद कर दिए जांच, क्योंकि मामला राहुल गांधी का है। कहिए आप, इतना कहने की हिम्मत नहीं है। आप कह नहीं सकते, कानून परमिशन नहीं देता, कानून इजाजत नहीं देता। जांच तो होगी, क्या पता कितने दिन चले? अभी तो 3 दिन चली है, ये 30 दिन भी चल सकती है। फैसला कुछ भी आ सकता है, गिरफ्तारी का आदेश भी आ सकता है। कल तो आप कहोगे कि ईडी का गिरफ्तारी का आदेश गलत है, तो हम कहते जाइए कानून। कानून से ऊपर ईडी भी नहीं है, ईडी भी कानून की सीमा में बनी हुई है। सारा कानून सब कुछ है, इस देश का संविधान सब कुछ है, इस देश का कानून सब कुछ है, इस देश की जांच एजेंसियां सर्वशक्तिमान है, और उनके खिलाफ अपील करने का अधिकार हर नागरिक का, वो उससे भी बड़ा अधिकार है जो ईडी का अधिकार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मार्च की ढकोसलेबाजी को, नौटंकी को, नाटक को बंद कर दिया जाना चाहिए, और राहुल गांधी को बड़ी शालीनता और सभ्यता के साथ ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपने 2-3 रेफरेंस पॉइंट दिए हैं। नरेंद्र मोदी से घंटों पूछताछ हो चुकी है, घंटों पूछताछ में नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के बतौर गए, और न केवल गए, उन्होंने सहर्ष उस जांच को स्वीकार किया। साथ ही अमित शाह, जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, पहले गुजरात के गृह मंत्री थे, उनके साथ भी टांगाटोली तक हुई है। उनको तो बाकायदा पकड़ के गिरफ्तार करके लेके गया और जेल में भी रह के आए हैं। और यदि हम देखें हमारे देश में, तो शंकराचार्य तक को गिरफ्तार रात को उठाया गया है। तब आप कहां थे? तब ये देश में इतना कोई भूचाल नहीं आया था, गिरफ्तार करवा दिया गया। एक बात बताए, इंदिरा गांधी के खिलाफ जब 7 कमीशन बैठा था, तब भी इतना आंदोलन नहीं हुआ था, और बाद में इन्होंने कह दिया कि 7 कमीशन ने इंदिरा गांधी को राजनीति में जीवित रखा। परिभाषाएं बदल देते हैं लोग, अपने पर आती है तो परिभाषा कुछ और होती है, गैरों पर जाती है तो परिभाषा कुछ और देती है। मैं चाहता हूं समस्त कांग्रेस जन एकजुट से बोले, यस राहुल जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना आपका कर्तव्य है। और ये कहे ईडी को कि अगर आपने निष्पक्षता नहीं रखी तो हम ईडी के ईंट से ईंट बजा देंगे, घेराव करेंगे। लेकिन निष्पक्ष फैसला कर दिया गया तो फैसले को मानना भी तो राहुल गांधी का ही अधिकार होगा। और अभी तो देखो, ईडी की शराबत अस्पताल में भर्ती होने के कारण सोनिया गांधी से तो एक सवाल ही नहीं पूछा गया है, जबकि आरोप तो दोनों पर बराबर लगाए गए थे। सोनिया जी से ही पूछा जाएगा, राहुल से पूछा जाएगा। अब जो लोग चिल्ला रहे हैं, गहलोत हो, खड़गे हो, बघेल हो, कोई भी हो, आप भी ऐसी गलती करते हैं तो शायद आपका भी नंबर आ सकता है। कौन जाने कल क्या होगा, मगर होगा वही जो मंजूर इंसाफ होगा, होगा वही जो मंजूर कानून होगा वही जो न्यायालय चाहेगा, होगा वही जो जांच एजेंसियां चाहेगी। आप इससे मुंह तोड़कर भाग नहीं सकते, मुंह मोड़कर भाग नहीं सकते। आपको चक मराकर बाध्य होकर के और जांच एजेंसियों के सामने जाना पड़ेगा, जो आप गए हो। नई बात नहीं की और ऐसा नहीं किया, जाना आपका कर्तव्य था। ठीक कह रहे हैं आप। वो देश का कानून अपनी जगह काम कर रहा है, न्यायालय बैठे हुए हैं, अभी तो जांच ही चल रही है, पूछताछ का ही काम हुआ है, और अभी लंबी प्रक्रिया है, और मामला कोर्ट तक जाएगा। कोर्ट की लड़ाई में कोर्ट की लड़ाई की तरीके से लड़नी पड़ेगी, सड़क की लड़ाई नहीं है ये, और कोई लाठी फाटे की जंग भी नहीं है, और धरना प्रदर्शन करके रास्ते जाम करने की लड़ाई भी नहीं है। इसमें कोर्ट बैठे हुए हैं, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और लड़ाई जैसे दूसरे लोग लड़ते हैं वैसे ही लड़ना है। अब हम एक दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं। राज्यसभा चुनाव
निपट चुके हैं। राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी अब बंद हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सरगर्मी रही है वो राजस्थान में रही है, जो आपकी कर्मभूमि भी है। क्या माहौल रहा और किस तरह की आपको दोनों तरफ से जो तैयारी थी, किस तरह का माहौल दिखा, और राज्यसभा चुनाव से क्या सबक जनता को मिला, किस तरह का चुनाव रहा ये, और वोटिंग के बाद जो माहौल बना उसके कई तरह के कयास लग रहे थे, लेकिन रिजल्ट आए। रिजल्ट के बाद एक जो राजनीतिक दल है वो बहुत जोश में था, दूसरा राजनीतिक दल एकदम ठंडा पड़ गया। क्या कारण रहा और किस तरह की गतिविधि रही इस दौरान? सुभाष जी, ये राज्यसभा का चुनाव 11 निर्दलीयों का चुनाव था। ये कांग्रेस और भाजपा का चुनाव था ही नहीं। भाजपा ने अपनी मूर्खता के कारण कांग्रेस के विद्रोही स्वरों को सुनकर, कांग्रेस के कई विधायकों की नाराजगियों को सुनकर गणित का गलत आंकड़ा लगा करके और सुभाष को खड़ा कर दिया। होने की जरूरत ही नहीं थी। अब जब चुनाव हुआ, अब 50 या 3 सीटें जीत गए। 3 सीटें में तो 2 तो जीती हुई थी। कौन सी 3 जीते? 1 सीट जीते। और वो 1 सीट आप नहीं जीते, जनता नहीं जीती, पब्लिक नहीं जीती, कार्यकर्ता नहीं जीते, संगठन नहीं जीता, सत्ता नहीं जीती। जीता कौन? 11 निर्दलीय जीते। अब 3.5 साल तक इन निर्दलियों की हर इच्छा की राजनीति पूर्ति करने वाले गहलोत के प्रति इन निर्दलियों ने अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करके ये साबित किया कि निर्दलीय कृतज्ञ है, कृतज्ञ नहीं है। अगर निर्दलीय कृतज्ञता पर उतर जाते तो श्रीमान जी आपका पता ही नहीं लगता। 1 सीट जीत करके आप 30 मार्का बन गए। दुनिया भर में प्रचार हो गया, कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? 11 निर्दलीय जो आपके साथ थे, जिनको आपने लाभान्वित किया, जिनकी आपने सेवाएं दी, जिनको आपने महत्व दिया, सरकार में भागीदारी दी, पद दिए, सब कुछ किया, उन्होंने तो आपको वोट दिया है। इसमें आप लोकप्रिय नेता कहां से बन गए? जनप्रिय नेता कहां से बन गए? कौन सी नौकरी तेरा हुई? अरे एक आदमी को 11 आदमियों ने चुन लिया। ये 7.5 करोड़ पब्लिक ने नहीं चुना है। ये किसी विधानसभा के या किसी संसद के 500 लोगों ने भी नहीं चुना है। अरे चुनाव तो मुश्किल से जाकर के 11 निर्दलियों ने है। कौन सी नौकरी तेरा है? और सबसे बड़ा ये साबित हो गया कि लोग कहते थे पैसे से नोट बिकते, नहीं बिकते। साबित हो गया इन चुनावों के अंदर कि विधायकों ने अपनी ईमानदारी रखी। अगर विधायकों ने गहलोत को वोट दिया है तो गहलोत ने उनको 3.5 साल तक सत्ता दी है, सत्ता की भागीदारी दी, इसलिए वोट दिया है। और एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी का न आना एक्स्ट्रा क्या साबित करता है? आप मुझे ये बताइए, इन चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या सोच करके सुभाष जी को यहाँ लाई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में कोई रुचि ली? अगर रुचि लेती भारतीय जनता पार्टी तो घनश्याम तिवारी को 41 की जगह 43 वोट अलॉट नहीं होते। यानी फर्स्ट डे से भारतीय जनता पार्टी के मतलब पाप था। वो चाहती ही नहीं थी कि सुभाष टक्कर ले। वो तो चाहती थी कि हमारा घनश्याम जीत जाए, तो घनश्याम जीत गया। हमारे वोटों में शायद न लगी तो नहीं लगी, फिर भी 1 वोट चला गया। उसका आरोप आपने सोना जी पर डाल दिया। 1 वोट रामदेव मेरिया का, इसका परसा मोडिया का, इनका भी चला गया। तो न तो कांग्रेस का 1 वोट टूटा, न भाजपा का 1 वोट टूटा। कांग्रेस के 74 थे, अभी भाजपा के 74 थे, 74 आ गए। कांग्रेस के 108 थे, 108 आ गए। बाकी तो खेल निर्दलियों का था। निर्दलियों के इस खेल पर इतना अहंकार, इतना घमंड और इतना इतराना और लंबी लंबी बातें, और अगले चुनाव से एक टटपुंजिया चुनाव को जोड़ना, इज इट सीरियसनेस? अगले चुनाव होंगे, कांग्रेस को छठी का दूध याद आएगा। गहलोत जी मैं पहले ही कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो कांग्रेस 20 से 25 सीट लाएगी। अब आप ये बताइए, राज्यसभा के इस चुनाव के कारण आप 25 को 30 कैसे करोगे? 25 को 40 कैसे करोगे? है कोई तरीका आपके पास? है कोई मुद्दा आपके पास? मुद्दा ही नहीं है। इसलिए इसका ध्यान बटाने के लिए अब आप राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर नारे लगवाइए, जाइए दिल्ली, करिए प्रदर्शन, मारिए लाठियां, खाइए लाठियां, पसीने तोड़वाइए और लौट के आइए। इसलिए भाई सुभाष जी, आप भी समझदार हो, राजनीति के आपको बहुत बड़ा अनुभव है, पत्रकारिता में आपका नाम। आप मुझे ये बताइए, इस राज्यसभा चुनाव का आगामी विधानसभा चुनाव से क्या संबंध है? क्या लेना देना है? क्या कनेक्शन है कोई कनेक्शन? तो फिर किस बात के मुझ पर ताप दे रहे हैं? पूरे कांग्रेस ने बड़ा तीर मार, क्या तीर मार लिया तुमने? एक राज्यसभा का सीट तो लाए हो। अरे तीर तो उसने मार लिया तुम्हारे जूनियर ने,
करौली में जाए तो 30,000, गंगानगर में जाए तो 50,000, गंगापुर में जाए तो 6। ये भीड़ है तीर मारना। एक राज्यसभा का टिकट लाना कोई तीर मारना नहीं है, ये कोई 30 मार कपड़ा नहीं है, साधारण एक्टिविटी है। हार गया एक आदमी, क्या इसके अंदर पावर थी आपके पास, ऑर्गेनाइज थे आपके, ऑर्गेनाइज किया था आपने, मिल गए। और ये उनकी शराबत है 11 की कि उन्होंने निष्ठा नहीं बदली, उन्होंने कृतज्ञता का जवाब कृतज्ञता से दिया, उन्होंने एहसान का जवाब एहसान से दिया। मैं इन चुनावों को 11 निर्दलियों की निष्ठा की जीत मानता हूं, कांग्रेस की जीत नहीं मानता। ठीक बात है। और वैसे भी राज्यसभा जैसे जो चुनाव होते हैं उनमें सरकार जिस पार्टी की होती है उसको थोड़ा लाभ जरूर मिल जाता है, और वो आपने ठीक से बात को रखा भी है। और ये बात भी सही है कि राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो आम चुनावों की और इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। ये जब मैदान में उतरेंगे, अभी राजस्थान विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसके बाद में फिर देश के आम चुनाव होने हैं, उस वक्त पता चल सकेगा कि वाकई ये कितनी बड़ी पकड़ है इन लोगों की, और कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस का नेटवर्क कितना बड़ा है और किस तरह से काम कर पाएंगे। क्योंकि अब तक का ये जो पिछले हम 8 साल का यदि जायजा लेते हैं तो उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। उसमें राज्यसभा के चुनाव का ये जिस तरह का क्रेडिट लिया जा रहा है वो जनता भी देख रही है, और निकट भविष्य में भी पता लगेगा कि किसमें कितनी ताकत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक बात हम आपसे और ये जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ इन दिनों चल रहा है, किस तरह पार्टी का संगठन और पार्टी के जो बाकी जो नेता हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भी पार्टी का जी बोलिए। सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो राज्यसभा चुनाव में साबित कर दिया कि पार्टी है ही नहीं, टी पार्टी है, कुछ कर ही नहीं सकती। और अभी कोटा में जो प्रदर्शन हुआ है वसुंधरा बिना भाषण दिए चली गई। इस प्रकार खेलने की सीमा होती है। मानता हूं मैं कि वसुंधरा जी के प्रति हाईकमान का रुख ठीक नहीं है, पर क्या कार्यकर्ताओं का रुख भी ठीक नहीं होना चाहिए? क्या उनके सम्मान में कमी आनी चाहिए? क्या हो जाता अगर वो 2 भाषण बोल देती तो? फिर भवानी सिंह राजावत का तूफान खड़ा करना, वहां जाकर के नौटंकी करना, इससे वसुंधरा की प्रतिष्ठा गिरी है, बड़ी नहीं है। वसुंधरा कभी नहीं चाहती होगी अपने मन में कि उनके भाषण के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए, उनके सम्मान के लिए ऐसा भोंडा प्रदर्शन किया जाए। यह प्रदर्शन भी गलत है। इससे अगर बढ़ता रहा ये अब दुराव नहीं मिटा तो एक दिन वसुंधरा के रूप का भयंकर तूफान उभरेगा। और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेताओं को, लिलीपुटियन नेताओं को, 4.5 फुट की हाइट से ज्यादा का वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं है, चाहे वो सतीश पूनिया हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो। ये तहसील और जिले के नेता भी नहीं है, अंश के नेता बनना तो दूसरी बात है। अब कई लोग उमड़ के आ जाते हैं, कोई कहता मैं नेता, वो कहता मुझसे गोरा को पीलिया का रोग। ये बीमारी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोटा के अंदर जो भोंडा प्रदर्शन किया गया उससे भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना पड़ेगा, नहीं लेगी तो दुख पाएगी। इस प्रकार किसी को हाशिए पर डालने से आदमी हाशिए पर नहीं जाता है। चंद कार्य की, चंद सपोर्टरों की, चंद विरोधियों की हाँ और ना से कोई नेता का नेतृत्व तो बनता है न बिगड़ता है। मैं चाहूंगा जरूर कि वसुंधरा जी आप भी वर्तमान अपनी स्थिति को देखकर, राजस्थान के नेताओं को देख करके दिल्ली जाकर के अमित शाह मोदी से अपने बारे में की गई गलतफहमी को दूर करो। अन्यथा यह भी तय है, कार्यकर्ता कितना भी चाहे, भाजपा का हाईकमान बहुत मजबूत है, उसकी इच्छा के बिना मैदानी जंग में आ भी नहीं सकोगी, टकरा भी नहीं सकोगी और आपको भागना पड़ेगा। राइट, तो प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। ऐसी कोई बात जो हम आपसे न पूछ पाए हो वो आप और कह लीजिए, फिर प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। हाँ, एक बात बता रहा हूं, रीट के मामले की जांच भी ईडीआई में पेंडिंग है। कई बड़े बड़े नेताओं की संपत्ति की जांच भी पेंडिंग है। कई बड़े बड़े कारखानों और होटलों के मालिक की जांच भी पेंडिंग है। अगर एक मामूली सी जांच के पेंडिंग रहने पर पूरा कांग्रेस वहां है तो मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के सारे कांग्रेसियों आप लोग दिल्ली में एक मकान किराए ले लो और स्थायी वहां बैठ जाओ, क्योंकि आपको कई मोर्चों पर, कई मुकाबलों पर, कई इंक्वायरियों का सामना भविष्य में करना पड़ेगा। राइट, तो आपने सुना चंद्राजीत सिंह भी, राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री, राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले, हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं। और जो हिंट लास्ट में दिया गया है वो जरा याद रखिएगा
कि अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है और अभी कई फाइलें खुलनी बाकी हैं, ऐसा हिंट मिल रहा है। तो चंद्राजीत सिंह भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने सुना सियासी चाल भूचाल का हमारा ये प्रोग्राम, जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं और एक सप्ताह में जो भी कुछ घटनाचक्र हुआ होता है, जो कुछ चल रहा होता है, आगामी दिनों में क्या कुछ होने वाला होता है और राजनीति को किस तरह से समझा जाए, उसकी परिभाषा किस तरह से लोग घड़ते हैं और उस व्याकरण को किस तरह से हम सीखें, जिससे कि हमें पता चल सके कि देश की आजादी के 75 साल के बाद भी नारे वही के वही हैं, समस्या वही की वही है। अभी हम वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं, कुछ काम हो जाता है उसके ऊपर हम सब लोग वाहवाही ले लेते हैं, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको टच करने से हर राजनीतिक पार्टी डरती है और कैसे जैसे करके सत्ता से चिपके रहने की प्लानिंग और जुगत बढ़ाती रहती है। ये 75 साल का हमारा इतिहास है। अंग्रेज से जब हमने पावर ट्रांसफर लिया, उसके बाद से जो कुछ सीन बना, उसमें आज तक जो मूलभूत समस्याएं थी वो वहीं के वहीं खड़ी हुई हैं और इसी पर हम आपको जागरूक करने का ये काम करते हैं और हर सप्ताह आपको इस प्रोग्राम के तहत, इस प्रोग्राम के जरिए ये बताने का, ये जानकारी देने का, आपके समक्ष कुछ तथ्य लाने का और जो कुछ चल रहा है उसकी एक वानगी आपके सामने रखने की हम कोशिश करते हैं, जिससे कि कुछ मैसेज मिल सके और ये पता चल सके कि हमारे राजनीतिक दल कितने संवैधानिक हैं, कितने लोकतांत्रिक हैं, देश का जो गणतंत्रात्मक ढांचा है उसमें कितना इनका बिलीव है और जनता के लिए ये हरदम जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इनके दिलो दिमाग में असल में है क्या। तो ये था हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।